वेलकम बैक इन मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग मैथमेटिक्स के इस क्लास में क्लास 12 के लिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की शुरुआत करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, तो आज हम लोग बात करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है बहुत हद तक आपको वेक्टर के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। इसके फंडामेंटल कुछ बेसिक्स हैं, वो डिपेंड करते हैं वेक्टर के कॉन्सेप्ट पर। तो इसलिए आपको बेहतर तरीके से समझने के लिए वेक्टर का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होना चाहिए और तब ये अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कुछ कॉमन बातें होती हैं, जैसे पहला जो आपका एक्सरसाइज है या शुरू की जो बातें हैं, तो उसमें आपका है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड बात, और उस पर 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो देखिए, जैसे वेक्टर में हम लोग पढ़े हुए थे कि कोई भी वेक्टर है तो उसका आई जे के कंपोनेंट जो होता है बेसिकली उसका डायरेक्शन रेशियो की तरह बिहेव करता है, और उसमें आई जे के कंपोनेंट में उसके मोड वेक्टर से डिवाइड करते थे। यानी वेक्टर को जब हम कन्वर्ट कर लेते थे उसके यूनिट वेक्टर फॉर्म में, तो उसमें आई जे के जो कंपोनेंट मिलते थे वो बेसिकली हमारे डायरेक्शन कोसाइन कहलाते थे। यानी कोई भी वेक्टर था तो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता था, उसको हम लोग डिनोट करते थे अल्फ़ा, बीटा और गामा से। तो फिर उसी अल्फ़ा, बीटा, गामा के लिए कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा का जो वैल्यू होता था उसको हम लोग बोलते थे उसका डायरेक्शन कोसाइन। अब यहाँ भी वही चीज़ होती है, बस अंतर आपको दिमाग में एक ही चीज़ का रखना है कि वेक्टर होता था तो कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट से शुरू होता था। जैसे यहाँ से शुरू हुआ इधर गया, तो लाइन में ये बात नहीं होती है, लाइन में ये इधर भी जा सकता है। तो इस साइड से अगर डायरेक्शन कोसाइन आपका पॉजिटिव हो रहा है तो इस साइड में आपका निगेटिव हो जाएगा। यानी जब हम वेक्टर के केस में डायरेक्शन कोसाइन कहीं निकालते थे तो उसमें जो मोड वैल्यू निकालते थे तो वहाँ पर केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेते थे, मोड वैल्यू का पॉजिटिव वैल्यू ही लेते थे। लेकिन जब डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव आपके दोनों साइन इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि वेक्टर वन डायरेक्टेड होता है, वन डायरेक्शनली होता है, जबकि लाइन आपका बोथ डायरेक्शनली होता है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो उसमें आप कोई भी वेक्टर दिया गया हो, जैसे वेक्टर निकालने के लिए भी आप देखे हैं कि 2 पॉइंट अगर आपको दिए गए हों, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, ए और बी अलग अलग पॉइंट है, हमको वेक्टर ए बी निकालना है, तो क्या करते थे कि वेक्टर ए बी निकालने के लिए बी के पोजीशन वेक्टर यानी ओ बी में से हम ओ ए को माइनस करते थे। तो ओ बी में से ओ ए को माइनस करते थे तो जो वैल्यू हमारा मिलता था आई जे के का कंपोनेंट, वही डायरेक्शन रेशियो था। तो यहाँ भी हमारा वो डायरेक्शन रेशियो होगा। जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालते थे, उससे डिवाइड करते थे, तो स्क्वायर रूट में हम यहाँ प्लस माइनस दोनों सिंबल का यूज करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। बस इतनी भर बात दिमाग में रखनी है। और उसके बाद ये एल एम एन से तो डिनोट करते ही थे, और कोई भी जो डायरेक्शन रेशियो होता है और उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो आपस में प्रोपोर्शनली होते हैं। यानी एल बाई ए इक्वल्स टू एम बाई बी इक्वल्स टू एन बाई सी। यहाँ पर एल एम एन जो हैं वो आपके डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं, ए बी सी आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो किसी भी लाइन के 2 पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों तो डायरेक्ट निकालने के लिए आप उनका डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो बाद वाले में से पहले को माइनस करेंगे। यानी ए हो जाएगा x2 माइनस x1, बी हो जाएगा y2 माइनस y1, सी हो जाएगा z2 माइनस z1। तो ये क्लियर हो गया। और उसका जब हम मोड निकाल देंगे यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू मोड वैल्यू हो जाएगा। इससे जब ए को डिवाइड करेंगे यानी ए बाई रूट अंडर ए आपका जो a2 माइनस a1 द होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस b1 द होल स्क्वायर प्लस c2 माइनस c1 द होल स्क्वायर करेंगे
तो आपका जा करके उसका LMN का वैल्यू निकलेगा। तो अगर दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो सबसे मेन पहले है कि उसका पहले ABC निकाल लीजिए और उसके बाद √A² प्लस B² प्लस C² निकाल लीजिए। उसके बाद A बाई इतना कीजिए, B बाई इतना कीजिए, C बाई इतना कीजिए, रूट वाला वैल्यू आप प्लस माइनस लगा दीजिए तो आपका डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है। और इसी में एक क्वेश्चन एक टाइप का दे सकता है कभी कभी कि डायरेक्शन कोसाइन रेशियो निकालने के लिए देगा तो सीधा निकल जाएगा। इसके बाद दे सकता है कि सो दैट द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब ये 3D पढ़ रहे हैं तो इसमें आप दोनों लाइन का 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो 3 पॉइंट में जैसे ABC दिया है तो किन्हीं दो का आप AB का निकालिए और BC का निकालिए, चाहे AB और AC का निकाल लीजिए डायरेक्शन रेशियो। सेकंड में से AB का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो B में से A को माइनस करेंगे, AC का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो C में से A को माइनस करेंगे। और ये आपके जो दोनों अलग अलग लाइन के अलग अलग डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं, तो इसमें देखिएगा कि जो कम वैल्यू वाले डायरेक्शन रेशियोज हैं उनमें किसी खास कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर आपका बड़ा वाला न्यूमेरिकल वैल्यू वाला डायरेक्शन कोसाइन मिल जा रहा है कि नहीं। यानी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 आपके इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। अगर A1/A2, B1/B2 और C1, A1 का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1, B1, C1, सेकेंड लाइन का जो निकाले A2, B2, C2 हो गया। अब आप A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का रेशियो देख लीजिए। अगर ये कांस्टेंट रेशियो है तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए। तो जैसे मान लीजिए कि आपने निकाला AB और AC का, ये दोनों पैरेलल हो गए, तो दो लाइन अलग अलग पैरेलल हो गए डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल होने के हिसाब से। और उसमें आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट कॉमन है, जैसे AB और AC निकाले तो एक कॉमन हो गया, AB और BC निकालिएगा तो B कॉमन हो जाएगा, और उसी तरीके AC और BC निकालिएगा तो कोई भी दो लाइन निकालिएगा तो उसमें एक कॉमन पॉइंट मिल गया। तो जब दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाए और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक पॉइंट आपका कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों लाइन अलग अलग नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग तो है नहीं कि केवल एक पॉइंट पर मिलेगी, तो कोइंसाइड करती हैं, यानी वो तीनों पॉइंट आपके एक ही लाइन पर हैं तो कोलिनियर हो जाते हैं। आपका एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है, लिखने का पैटर्न आप इसे समझ सकते हैं। इसके क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पर कि अच्छा L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1 वाला तो फार्मूला आप लोग वेक्टर में भी पढ़े हैं, यहाँ भी आपका वो रहेगा। अब कह रहा है एक्सरसाइज 11.1 में कि इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट डायरेक्शन कोसाइन। तो क्या करना है, L का वैल्यू हो जाएगा cos 90 डिग्री, M का वैल्यू हो जाएगा cos 135 डिग्री, N का वैल्यू हो जाएगा cos 45 डिग्री। तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, वैल्यू निकाल दीजिए cos का, वही आपका आंसर हो गया। फिर कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इक्वल एंगल बनाएगा तो इक्वल एंगल को आप x मान लेंगे, तो अल्फा इक्वस टू बीटा इक्वस टू गामा इक्वस टू x आ गया। तो अब आप L का वैल्यू क्या होगा cos x, M का वैल्यू भी होगा cos x, N का वैल्यू भी होगा cos x। और तब फार्मूला में आप जानते हैं कि L² प्लस M² प्लस N² इक्वस टू 1 होता है। तो cos² x प्लस cos² x प्लस cos² x इक्वस टू 1। तो क्या आया 3 cos² x इक्वस टू 1। तो cos² x का वैल्यू 1/3 हुआ, तो cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका वहाँ पर प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, अल्फा बीटा गामा को एक मानिए, LMN का cos में वैल्यू लिखिए और उसके बाद L² प्लस M² प्लस N² का निकाल दीजिए तो हो जाएगा। फिर थर्ड में कहता है कि इफ अ लाइन है द डायरेक्शन रेशियोज इतना, देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं, तो पहले इसका निकाल लीजिए √A², B² C²। पहले तो आप लिख दीजिएगा कि A इक्वस टू -18, B इक्वस टू 12, C इक्वस टू -4। तो देयरफॉर √A² प्लस B² प्लस C², अब इसका वैल्यू पुट कर लीजिए। तो देयरफॉर L इक्वस टू क्या हो जाएगा, तो बस वही -18 बाई जो उसका रूट आया है, फिर 12 बाई
जो रूट आया है उसका -4 जो रूट वैल्यू आया है वही आपका हो जाएगा, डिवाइड कर देना उसके मूल। फिर कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स, इतना 3 पॉइंट दिए गए हैं कोलिनियर, तो जस्ट समझाए भी हैं और एग्जाम्पल 5 की तरह बना लीजिएगा। फिर कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर इतना। तो वर्टिसेज में अब एक पॉइंट को ए मान लीजिए, एक को बी मान लीजिए और एक को सी मान लीजिए, और इसके बाद ए बी का निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन, तो बी में से ए को माइनस करेंगे, बी सी का निकालेंगे तो सी में से बी को माइनस करेंगे, सी ए का निकालेंगे तो ए में से सी को माइनस कर लेंगे। वैसे आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर बहुत सिंपल चीज़ है, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, उसका आंसर मिल सकता है। अदरवाइज ये बहुत सिंपल चीज़ है और ज़्यादातर वेक्टर के कंसेप्ट से रिलेटेड था। अब इसके बाद जो मेन चीज़ हम लोगों को पढ़ना है 3D में, वो स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है और प्लेन के बारे में पढ़ना है। तो पहला एक्सरसाइज, इसके बाद वाला जो है टॉपिक, वो आपका लाइन से रिलेटेड है और उसके बाद रिलेटेड है आपके प्लेन से। थोड़ा सा इसमें जो कॉमन बात जानना है उसको ध्यान में रखिएगा और हम लोग एक एक करके इसके टिप्स पर बात कर लेते हैं। क्योंकि आप देखते हैं इस चैप्टर्स के फार्मूला को, लाइन का हो और लाइन से भी थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्लेन का फार्मूला। देखने में फार्मूला बहुत लंबा लगता है तो आप कंफ्यूज होने लगता है कि इतना लंबा लंबा फार्मूला हम कैसे याद करें, क्या नहीं करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इससे घबराना नहीं है। वो लंबा फार्मूला दिया हुआ है लेकिन उसका पैटर्न जेन्युइन है। आप पैटर्न को समझ लेंगे तो फार्मूला याद करना या उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो फार्मूला रटने के पहले थोड़ा सा उस फार्मूला को कैसे दिया गया है उसका पैटर्न समझ लेंगे, तो उसके एक एक लेटर का मीनिंग समझ लेंगे तो फार्मूला आपको ज़्यादा आसानी से याद भी हो जाएगा और प्रैक्टिस में भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन को कहीं भी यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए, यानी एक लाइन हमको खींचना है कहीं प्रॉपर वे में, तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं कि अगर उस लाइन का स्लोप दिया हो, माने डायरेक्शन दिया हो कि किस डायरेक्शन में पास कर रहा है और कहाँ से पास कर रहा है, एक पासिंग पॉइंट दिया हो और एक डायरेक्शन दिया हो, तो हम आराम से निकाल सकते हैं एक लाइन को। जैसे एक पॉइंट से तो आप जानते हैं कि बहुत सारे लाइन जा सकते हैं, तो अब एक पॉइंट फिक्स हो गया कि यहाँ से लाइन पास करेगा, किस डायरेक्शन में पास करेगा, तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में की ही लाइन जाएगा वहाँ से। अब मान लीजिए कि यहाँ एक पॉइंट है और ये डायरेक्शन है, तो यहाँ से यहाँ एक ही लाइन जाएगा, दूसरा डायरेक्शन होगा तो वहाँ अलग जाएगा, यहाँ अलग जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में हमको एक ही लाइन जाएगा। तो यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए अगर आपको डायरेक्शन पता हो और एक पासिंग पॉइंट हो तो निकाल सकते हैं, या फिर 2 पॉइंट मालूम हो, 2 फिक्स पॉइंट मालूम हो, दोनों पासिंग पॉइंट मालूम हो तो आप निकाल सकते हैं। तो इसका हम लोग दोनों में राइट डाउन किए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसका लिख भी सकते हैं। फार्मूला एक जगह रहेगा तो आपको समझने याद करने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद इसका ट्रिक, इसमें 2 तरह की बात आती है। वेक्टर में तो हर जगह वेक्टर ही की बात आती थी, लेकिन जब 3D की बात करेंगे तो इसमें जब किसी इक्वेशन को लिखने की बात की जाएगी तो इक्वेशन में आपका 2 फॉर्म लिखने को कहा जाता है। एक होता है वेक्टर फॉर्म और एक होता है कार्टेशियन फॉर्म। लाइन में या प्लेन में, दोनों चैप्टर में, दोनों यूनिट में चलेंगे तो आपको जब इक्वेशन लिखना होगा तो आपको क्वेश्चन में पढ़ लेना होगा कि इक्वेशन हमको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहा जा रहा है या स्केलर फॉर्म में लिखने के लिए, यानी कार्टेशियन फॉर्म। स्केलर फॉर्म बोले तो कार्टेशियन फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखने के लिए कहा जाएगा तो उसमें कॉमन वेक्टर आर जरूर रहेगा, ठीक है। कोई भी वेक्टर इक्वेशन किसी का भी लिखिएगा तो उसमें कॉमन चीज़ वेक्टर आर जरूर रहेगा। और अगर उसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखिएगा तो वहाँ पर वेरिएबल्स x, y और z निश्चित रूप से रहेंगे। हो सकता है कि किसी का ऑप्शन 0 हो, तो यानी वो इक्वेशन आपका x, y, z के फॉर्म में है तो उसको हम कार्टेशियन इक्वेशन बोलेंगे। और वही चीज़ अगर r के वेक्टर r के रूप में है तो उसको हम लोग ये वेक्टर इक्वेशन बोलेंगे। तो आइए हम लोग कुछ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड फार्मूला जो हैं उनको पहले समझ लेते हैं आज इस वीडियो में। उसके बाद जब उसके सारे
टर्म्स को, कंडीशंस को समझ जाएंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा, जिस क्वेश्चन की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। तो गिवन पॉइंट मीन्स पासिंग पॉइंट हो गया आपका, और गिवन वेक्टर के पैरेलल है, यानी वो डायरेक्शन बता रहा है। तो मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, पासिंग पॉइंट का वेक्टर ए है। थोड़ा सा हम शॉर्ट करके लिखे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, तो याद करके लेटर का वैल्यू समझ लेना है कि क्या कहता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोई लाइन का गिवन पॉइंट है, जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए, ठीक है, और पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, वेक्टर बी के पैरेलल जा रहा है और ए से पास कर रहा है, तो उसका वेक्टर इक्वेशन क्या देंगे? तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल्स टू ए, वेक्टर ए यानी पासिंग पॉइंट, अब प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। हमेशा याद रखिएगा कि लैम्डा म्यू कोई भी ऐसा टर्म दिया जा रहा है तो वो आपका रियल नंबर ही होगा, ये अंडरस्टूड है। उसको बार बार हम लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लैम्डा बिलोंग्स टू आर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। तो ये इस फॉर्म में अगर आपको कहीं वेक्टर में इक्वेशन दिखता है तो आप समझ जाइए कि वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब इसमें क्या बता रहा है? तो वेक्टर ए बता रहा है पासिंग पॉइंट, और वेक्टर बी क्या बता रहा है? उसका डायरेक्शन किसके पैरेलल है। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग लिखना चाहते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो फिर आप ए के जगह पर उसका पासिंग पॉइंट का एक्स वाई जेड में लिखिए, बी का भी एक्स वाई जेड में लिखिए, अब वेक्टर आर के लिए भी एक्स आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड के कैप लिखिए, तब बनाइएगा तो भी लैम्डा का वैल्यू वही आएगा। लेकिन हम लोगों को उतना डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, वहीं से बनाइए। तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। फिर अगर इसी लाइन का, यानी वो कोई पॉइंट पास कर लाइन है जो x1 y1 z1 से पास कर रहा है, और वो जो लाइन है वो किसी लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है उसके पैरेलल है। या फिर ऐसे भी दिया जा सकता है कि कोई लाइन पास कर रहा है x1 y1 z1 पॉइंट से, उसके जगह पर आपको कोई रियल पॉइंट दे दिया जाएगा, जैसे 2 3 4 से पास कर रहा है, चाहे जो भी दे दिया जाए, और इसके डायरेक्शन कोसाइन इतने हैं। या कोई लाइन दे दिया जाए जैसे इतना एक्स, इतना वाई, इतना आई कैप, इतना जे कैप, इतना के कैप के पैरेलल है, तो आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट हुए वो बेसिकली आपके ए बी सी के वैल्यू हो गए। तो उस कंडीशन में उसका कार्टेशियन फॉर्म क्या लिखेंगे? तो एक्स माइनस x1 बाई उसका डायरेक्शन रेशियो वाला वैल्यू ए इक्वल्स टू वाई माइनस y1 बाई उसका डायरेक्शन रेशियो वाला वैल्यू बी इक्वल्स टू जेड माइनस z1 बाई उसका डायरेक्शन रेशियो जेड के टर्म में डायरेक्शन रेशियो सी। तो ये हो गया। अब यही लाइन, अगर कोई भी यूनिक लाइन अगर दो पासिंग पॉइंट से पास कर रहा है, तब पासिंग पॉइंट 2 हो गया। 2 मतलब क्या? आप वहाँ लिख सकते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये 2 पॉइंट हो गए। ये 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और वहाँ से कोई लाइन पास कर रहा है तो उसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? तो बस इसी टाइप का, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए, एक पासिंग पॉइंट दे दीजिए, प्लस लैम्डा, और डायरेक्शन इसमें एक ही था बी, और इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो आप जानते हैं कि बी में से ए को माइनस कर लेंगे तो उसका डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। अब फिर इसी को, अब जैसे यहाँ पर वेक्टर बी लिख रहे थे तो उसके डायरेक्शन रेशियो आप ए बी सी लिख रहे थे, तो इसी तरीके से अगर 2 पॉइंट वाला हो गया वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो वहाँ पर आपका होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? यहाँ ए के जगह पर x2 माइनस x1 लिखेंगे, बी के जगह पर y2 माइनस y1 लिखेंगे, सी के जगह पर z2 माइनस z1 लिखेंगे। तो फार्मूला आपका हो जाएगा x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि एंगल बिटवीन 2 लाइन्स,
मान लीजिए कि ये दो लाइन दिए गए हों, ये दिया गया हो या इस फॉर्म में दिया गया हो, कैसे भी, तो दो लाइन जनरली दिए जाएंगे तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में दिए रहेंगे। तो ये जो हुआ पहले लाइन का A1 B1 C1 लिख लेंगे तो ये पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया। उसी तरीके से दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशियो को हम A2 B2 C2 लिख सकते हैं आराम से। तो अगर A1 A2 A3 A1 B1 C1 ये पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियो हों और A2 B2 C2 अगर ये दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशियो हों, तो उस कंडीशन में अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा हो तो फार्मूला हमारा मिल जाता है, यहाँ पर ये मोड रहे, ये मोड है कि cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई पहले का मोड यानी रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा cos थीटा का वैल्यू। इस पूरे टर्म को जब सॉल्व कर लेंगे जो वैल्यू आएगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos इन्वर्स जितना आया है ये। तो ये जब कार्टेशियन, यहाँ हमने लिखा है कार्टेशियन फॉर्म में, कोई इक्वेशन नहीं है, ये कहता है कि अगर आपको लाइन का फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है इक्वेशन, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर इसी चीज़ को वेक्टर फॉर्म में दे दिया गया है तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, वेक्टर आर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा इंटू B1 एंड वेक्टर आर इक्वल्स टू A2 प्लस लैम्डा इंटू B2, देन cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, तो वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 यानी ये B1 और ये B2 और डिवाइडेड बाई मोड वेक्टर B1 इंटू मोड वेक्टर B2। यहाँ भी वही चीज़ है आपका, आप B1 B2 का जब वैल्यू रख करके A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 J कैप और A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप अगर लिख करके इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो बेसिकली यही आएगा। और बाई में इसका मोड पहला रूट, इसका मोड दूसरा रूट हो गया। तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में, आप निकाल सकते हैं इसको। बेसिकली एंगल जो होता है ये वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में नहीं होता है। ये वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म ये चीज़ बता रहा है कि आपको जिस फॉर्म में दिया गया हो क्वेश्चन, डायरेक्ट वहीं से आप निकाल सकते हैं। अब इसमें एक और ख़ास बात समझ लीजिए कि हमने उसको यहाँ पर राइट डाउन नहीं किया है कि अगर दो लाइन, एक लाइन और दूसरा लाइन इसी फॉर्म में दिया गया हो या फिर इस फॉर्म में दिया गया हो, तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइन कोई दिए गए हैं जिसका A1 B1 C1 और A2 B2 C2 दोनों के अलग अलग डायरेक्शन रेशियो हैं, तो दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे कब, दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे कब, तो जब इसका ऊपर वाला वैल्यू यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू 0 हो जाए। या फिर अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो अगर दो लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है, अगर इसमें वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2, ये इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, दोनों के डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो उस केस में वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्यों होंगे, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब कि यहाँ 90 डिग्री या cos 90 का वैल्यू आप 0 डालते हैं, और 0 कब होगा, जब ऊपर वाला टर्म 0 होगा। तो इस तरीके से दो लाइन के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर वो वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 का वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर ये पैरेलल हैं तो पैरेलल के लिए क्या होगा कि प्रोपोर्शनल होंगे, यानी A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2 होना चाहिए, या फिर वेक्टर B1 बाई वेक्टर B2 का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से ये दोनों लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर होने का कंडीशन मिल जाएगा, जहां आपको क्वेश्चन में मिलेगा, आप इस कॉन्सेप्ट को लगा करके बना लीजिएगा। फिर इसके बाद है फॉर्मूला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एस्क्यू लाइन्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक नया टर्म आपको मिल रहा है, एस्क्यू लाइन्स। आप जानते हैं पहले से पढ़े हुए कि किसी एक प्लेन में दो डिस्टिंक्ट लाइन हो तो वो दोनों डिस्टिंक्ट लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होती हैं और नहीं तो पैरेलल होती हैं। तो इंटरसेक्टिंग हुई, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन ये है एक लाइन ये है, ऐसे हमने मिला दिया, बीच में कट रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया।
इसी तरीके से अगर ऐसे कर दिए, दोनों एक प्लेन में है तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन हो गए। और अगर हम मान लीजिए कि लाइन को ऐसे ले लेते हैं तो टच भी नहीं किया, आप देख सकते हैं कि बीच में टच भी नहीं कर रहा है। स्पेस में जब ले रहे हैं तो स्पेस में दो लाइन ऐसे ही हो सकती हैं डिस्टिंक्ट लाइन होने पर कि वो न इंटरसेक्टिंग हो न पैरेलल हो, कुछ ऐसे हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में अगर हो जाती है लाइन तो इसी को हम लोग एस्क्यू लाइंस कहते हैं। तो कहीं भी दो लाइन अगर एक्सपेंड करती हैं स्पेस में हैं तो वो इंटरसेक्टिंग या पैरेलल के अलावा एस्क्यू लाइन भी हो सकती हैं। तो तीन टाइप का कंसेप्ट यहाँ मिल जाता है। तो जब दो अलग अलग लाइन है जो ना तो इंटरसेक्टिंग है ना पैरेलल है, यानी वो आपकी एस्क्यू लाइन है, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं दोनों लाइन के बीच में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। तो उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एस्क्यू लाइंस, तो लेट L1 such that vector R plus equals to vector A1 plus lambda into vector B1 and L2 such that vector R equals to vector A2 plus lambda into vector B2 are the two askew lines, माने वो ना इंटरसेक्टिंग है ना पैरेलल है, and D is the shortest distance between them, then D का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा कि मोड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस B2, डायरेक्शन बताने वाले का क्रॉस प्रोडक्ट, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसका, इन दोनों लाइन के डिफरेंस का, यानी वेक्टर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, माने जहाँ भी करना हो, तो A2 माइनस A1, और बाई में मोड वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। ये फार्मूला थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ता है, अगर कार्टेशियन में भी दिया हो तो आप आसानी से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ऐसे फार्मूले से बना लीजिएगा तो आसानी से बन जाता है। अगर आपको डायरेक्ट कार्टेशियन फार्मूला का यूज करके बनाना चाहते हैं तो इसी डी का कार्टेशियन फार्मूला हो जाता है कि अगर दो लाइन का पासिंग पॉइंट इस फॉर्म में हो जाए आपका, यहाँ पर x माइनस x1, ये इस फॉर्म में जैसे x माइनस x1 बाई A1 y माइनस y1 बाई ये दिया हो, और दूसरे के लिए 2 2 लग जाए, एक में x1 y1 z1 और एक यहाँ पर A1 B1 C1, और फिर दूसरे लाइन में हो कि x2 y2 z2 और A2 B2 C2, तो उस कंडीशन में दोनों लाइन के स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस हो जाता है डिटर्मिनांट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये पूरा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऊपर रखना होगा, और नीचे में ये जो दो दो डायरेक्शन है तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके या माइनस करके स्क्वायर करना होता है। जैसे रूट अंडर B से शुरू करते हैं तो B1 C2 यहीं से समझ सकते हैं। जैसे एक बार इसको पहले को डिलीट कर दिया, किसी को भी आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से कहीं से, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग पहले को छोड़ करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो B1 C2 माइनस B2 C1 का द होल स्क्वायर, फिर इसका और इसका कर लीजिए तो फिर वही आ जाता है कि C1 A2 माइनस A2 थी C2 A1 का द होल स्क्वायर, आप फिर एक बार AB का कर लीजिए तो दोनों में एक बार 1 2 फिर 2 1, फिर यहाँ 1 2 2 1, यहाँ भी 1 2 2 1, एक बार BC के साथ कर लीजिए डिफरेंस, एक बार CA के साथ कर लीजिए, एक बार AB के साथ कर लीजिए, आप सबका स्क्वायर करके जोड़िएगा, रूट निकालिएगा तो होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से निकालने में हमको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन का इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका अलग अलग करके निकालना पड़ेगा, तब इस वैल्यू में इसे डिवाइड करेंगे तो आपका डी का वैल्यू आएगा। उससे कम समय में आसानी से आप इसी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, इसके बाद ये फार्मूला लगाएंगे तो ये फार्मूला आपका छोटा है, इस फार्मूला से आप आसानी से उसका शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब इसी में एक चीज़ और आ जाता है, एक लाइन का एक फार्मूला है कि अगर दो स्क्यू लाइन नहीं हो, दो पैरेलल लाइन हो, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो बस अब यहाँ पर B1 B2 अलग है, स्क्यू लाइन होने के कारण A1 A2 तो अलग है ही, B1 B2 भी आपके अलग अलग हैं, तो स्क्यू लाइन हुआ। आज जब पैरेलल लाइन होगा तो पैरेलल लाइन के केस में क्या होगा, B1 और B2 सेम होंगे, दो पैरेलल लाइन होगा
तो उसका फॉर्म क्या हो जाएगा, तो एक लाइन का हो जाएगा कि वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b, और दूसरे लाइन का हो जाएगा कि वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा इंटू b, यानी b भी दोनों में रहेगा, लैम्डा भी लैम्डा वेक्टर भी दोनों में रहेगा। और एक में a1 कुछ अलग हो जाएगा, दूसरे में a2 कुछ अलग हो जाएगा, यानी पासिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग हो, डायरेक्शन रेशियो सेम, डायरेक्शन दोनों का सेम रहेगा तो पैरेलल होगी। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूला में है a2 माइनस a1 तो रहेगा ही, पैरेलल के लिए देख लीजिए a2 माइनस a1 यहाँ रहेगा ही, और यहाँ पर जो b1 क्रॉस b2 दे रहे हैं तो वहाँ पर सीधे आप लिख देंगे वेक्टर b और नीचे में भी मोड वेक्टर b। तो उसी को हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा हम लिख करके दिखा देते हैं कि वहाँ पर d आपका हो जाएगा कैसे। तो ये d का वैल्यू वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि d पैरेलल लाइन के लिए कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b एंड वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b, ये दोनों सेम रहेंगे। और a2 तो इज गिवन एज तो वहाँ पर क्या करेंगे d इक्वल्स टू, अब ये लिखेंगे यहाँ पर वेक्टर b डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर b डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, और बाई में इसका लिख देंगे वेक्टर b का मोड। बस यही हो गया। इस फॉर्म में भी दिया हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसी पैटर्न पर बैठा करके ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए तो और फिर आप वहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ मोड भी निकालना है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो जो है उसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर b के साथ a2 माइनस a1 का ऐसे ही बैठा करके आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, b का जैसे होगा ना, मान लीजिए कि a b c दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है x2 माइनस x1, तो वेक्टर फॉर्म में अगर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि d इक्वल्स टू, और d इक्वल्स टू यहाँ पर b के साथ यानी a इंटू x2 माइनस x1 प्लस b इंटू y2 माइनस y1 प्लस c इंटू z2 माइनस z1, और बाई में हो जाएगा आपका सीधे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, डायरेक्शन वाला है उसका कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है ये वाला, तो आप इसी को फॉलो करेंगे, आप नीचे वाले की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन के सारे टर्म्स को, सारे कॉन्सेप्ट को समझ चुके, और इसके बाद आपका एक्सरसाइज शुरू होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये सारे रूल रेगुलेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे, एक दो बार वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए, तो उसके बाद आप आसानी से इसको बना सकते हैं। और इसमें एक्सरसाइज की क्वेश्चन को आप 11.2 को प्रैक्टिस कीजिए या ना कीजिए, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि वहाँ क्वेश्चन पर चलने से पहले आप इसके सारे रूल्स रेगुलेशन को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं फार्मूला को फंसना नहीं पड़े, और फार्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तो वहाँ पर केवल एक्सरसाइज 11.2 को सॉल्व करने की बात करेंगे, और उसके बाद फिर प्लेन में चलेंगे। तो प्लेन में भी पहले एक वीडियो में हम लोग पूरा उसका
कॉन्सेप्ट फार्मूला समझ लेंगे और तब फिर उसके बाद उसका एक्सरसाइज बना लेंगे तो हमारा ये वीडियो कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से समझ करके इसमें जो भी फार्मूला दिए गए हैं आप उसको याद कर लें अच्छे से और कॉन्सेप्ट को समझ लें, बातों को समझ लें कि किस कंडीशन में क्या यूज करना है। उसके बाद फार्मूला जब आप सॉल्व करते हैं तो आप बुक के एग्जाम्पल्स को ज़रूर बना सकते हैं। तो वीडियो आने के पहले नेक्स्ट वीडियो आप एग्जाम्पल्स को भी बना लें, फार्मूला पर पकड़ आपकी और अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद में हम लोग आएंगे अगले वीडियो के साथ एक्सरसाइज 11.2 के साथ। तब तक आप चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। जो नए हैं तो प्रीवियस भी बहुत सारे वीडियो दिए गए हैं पूरे 12th क्लास के लिए, तो आप उन वीडियो को देख करके पीछे के वीडियो को भी देख करके अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।